चीजें आ रही हैं, लेकिन उम्र के साथ अनुभव आता है। उम्र के साथ जो है अच्छे बुरे का एहसास होता है। अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है, गलत और सही का प्रयास भी सिखाता है। ये बातें मैं आज फिर आपके सामने रखूंगा। तो जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन, शिक्षा सेफ्टी का वो मुद्दे जो किएगा उदाहरण है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो दुनिया को पता नहीं रहेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं और आपके अंदर चल क्या रहा। तो हमारे यहाँ गांव में कहावत ही है, तमाम लोग पुराने जानते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर नहीं हो सकता, भैंस बहुत बड़ी होती है। यही बताया नहीं गया, बचपन में यही बताया कि भैंस बड़ी होती है। लेकिन काला अक्षर से मतलब काले अक्षर से नहीं, अज्ञानता से था। जब आदमी पढ़ता है, जानकारी लेता है, तो उसको जानकारी होती है सभी धर्मों की। जब घर से बाहर निकलता है, दुनिया में जाता है, लोगों के बीच जाता है, तो परेशानियों का पता लगता है। तो ज्ञान, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और यहाँ जो हालात बन गए हैं वर्तमान में, मैं जहां तक जानता हूँ, बहुत मेरे साथ में पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं। डिग्री कॉलेज की मांग है परमानेंट होती रही, सारे नेता वादा करते रहे कि इस बार बनवा देंगे। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, कोई मामला तो बताना। महिला स्कूल की बात होती है कि महिला इंटर कॉलेज बन जाए। कितने झगड़े होते थे कॉलेज में कि महिला इंटर कॉलेज अलग बन जाए, नहीं बनाना। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, सर मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा अपना। यहाँ के लोग अपने अगर अच्छा एमएलए चुनेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि एमएलए को इतनी ताकत होती है कि वो सदन में जाकर अपनी बात रखेगा और डिग्री कॉलेज आपका पहले साल में बन जाएगा। लेकिन हमारे लोगों ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हमारे लोग जब वोट की बात आती है तो वो चुनते हैं जाति, वो चुनते हैं धर्म, वो चुनते हैं नेता। और नेता किसी का नहीं होता सर, नेता सिर्फ अपने पेट का होता है। नेता में बनना नहीं चाहता, क्योंकि नेता बन के आदमी अपने लोगों को भूल जाता है। फिर नेता को गरीबों में से जिन्होंने बनाया ना, बदबू आने लग जाती है, वो उन्हें बोझ दिखने लग जाते हैं। तो नेता नहीं बनना, बेटा बन के, भाई बन के हमेशा काम करूंगा। क्योंकि जैसा कहा 21 साल इंतजार किया, शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी ने 21 साल इंतजार किया अपने लक्ष्य का। तो मेरे काम तो मेरा तो समय शुरू हुआ है अभी। मेरे बाद जब मुझे 21 साल संघर्ष करने का मौका मिलेगा, आप देखिए कि तकदीर जो है ना, देखिए धार क्षेत्र की नहीं, जिस जहां जा रहे हैं वहां की तकदीर बदल देंगे। इतनी मेहनत से काम करेंगे, अपना घर बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। जो गरीब लोग, जिनको जरूरत है, जिनके साथ समस्या है। और मैं यहाँ क्योंकि जन्मा एक ठाकुर जी बैठे हमारे बाबू जी, बिजली कभी ढंगी देखी नहीं है सर। और जब आई है तो तब चोर रहते थे, कच्चे बनियान वाले। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, तो सबके याद है। इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ की बात वहां नहीं जाती। लखनऊ बहुत दूर है यहाँ से। हम यूपी में तो रहते, लेकिन यूपी के उस कोने में है जहाँ की बात लखनऊ तक नहीं जाती। और मैंने पुराने नेताओं से सुना है कि कुछ लोग तो मैप से निकाल देते हैं सहारनपुर को, कहते हैं सहारनपुर की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि सहारनपुर की जरूरत उत्तर प्रदेश को पड़ेगी और इस देश को भी पड़ेगी, और छुटमलपुर की सबसे ज्यादा पड़ेगी। आने वाले कल में हम लोग मेहनत करेंगे और सब लोगों को इकट्ठा करके इतनी मजबूत राजनीति जो है, काम करने की राजनीति इतनी मजबूत कर देंगे कि पूरी दुनिया को जो है छुटमलपुर का, यहाँ का सहारनपुर का नाम जो है वो लेना पड़ेगा। तो मैंने एजुकेशन की बात आपने बताई कि टीचर पढ़ा लिखा क्यों होता है भाई। अगर हम लोग नौकरी करते हैं तो टीचर जो बनाया जाता है, जिसको टीचर की डिग्री मिलती है या सरकार जिसको अपॉइंट करती है, उसके लिए उन्होंने मानक तैयार किया कि भाई इतना पढ़ा होगा, ये टेस्ट पास करेगा तभी तो टीचर बनेगा। नेताओं में ये लागू नहीं होता। नेता चाहे पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, नेता नेता हो जाता है। जैसे कुछ नहीं आता तो उसको, क्योंकि उसको पता है कि नेता के में पैसे होते हैं, इसलिए उनकी राजनीति, सरकार की राजनीति को बदलना पड़ेगा और उसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा सब लोग। तो एजुकेशन के बाद आज मैं बाबूजी की बातों में ज्यादा बात करूंगा, अध्यक्ष जी के इतिहास। जितने लोग यहाँ पढ़े उधम सिंह जी के बारे में कितने लोग आज से पहले जानते थे, पूरी ईमानदार से बताइए। चुनिंदा लोग। लेकिन उधम सिंह अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं। उनकी पहचान है कि उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया। लेकिन जो हमें इतिहास में बताया वही तुमने जाना। कभी उधम सिंह जी पे चर्चा नहीं हुई, कभी उधम सिंह जी डिबेट में नहीं आए, कभी उधम सिंह जी के नाम पे रैलियां नहीं निकली। इधर हमारे कांबोज समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, उनकी एक बड़ी आबादी का एक स्ट्रक्चर है, वो लोग स्टार्ट करते हैं तो लोग धीरे धीरे उधम सिंह जी को जान लेते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जानने और मानने में फर्क है।
अगर आप उधम सिंह जी को जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर उनको मानते हैं तो ये एक बड़ा विषय है। उधम सिंह जी वो शख्स थे, वो महापुरुष थे। महापुरुषों की जातियां नहीं होती, गुरु गुरु होता है, शहीद शहीद होता है, क्रांतिकारी क्रांतिकारी होता है। जिन्होंने 21 साल बाद भारत से लंदन जाके अपने संकल्प को पूरा किया, और वो इसलिए पूरा किया गया क्योंकि उन्हें इस देश के अपमान का बदला लेना। इतिहास आपको बल देगा क्या? जब आपको उधम सिंह जी के इतिहास का पता लगा कि आपको बल नहीं मिला, क्या आपको गर्व महसूस नहीं हुआ कि हम उस समाज से आते हैं, या हमारे अंदर वो खून है जिसने इतना बड़ा जो है काम किया था दुनिया में? ये इतिहास बहुत बल देता। अगर आपको पता लग जाए कि भाई इतिहास में तो आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कुछ किया हो या कभी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो, तो आप अंदर से रहते, आपका मनोबल डाउन रहता है। तो इतिहास ताकत देता है। जैसे हमने यहाँ रह के यहाँ के तमाम लोगों को देखा, और यहाँ से बाहर जाकर दुनिया में भी अलग अलग जगह के लोगों को देखा, भारत का कोई कोना बचा होगा जहां मैं नहीं गया। मुझे लगता है कि यहाँ लोग ज्यादा प्यार करते हैं। मैं वहां जाता हूं तो वहां लगता है कि वहां ज्यादा प्यार है, उससे आगे जाता हूं लगता है वहां ज्यादा प्यार है जहां लोग भाषा नहीं समझते हैं। ये अनुभव बहुत पुराना साथी है हमारा, जो बहुत दिन बाद मिला, स्कूल में पढ़ाई के बाद आज मिला, ये सामने बैठा हुआ। जहां भाषा नहीं समझते ना, जहां की भाषा साउथ की नहीं समझ आती, वहां लोग काम की वजह से मुझसे प्यार करते हैं और पहचानते हैं। तो ये जो इतिहास है ना, ये इतिहास तो आज का इतिहास मैं बता रहा हूँ, मुझे वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो मेरा इतिहास जानते हैं कि मैंने क्या किया। तो जहां इस इतिहास की लड़ाई को आज जानने का मौका मिला, उधम सिंह जी के बारे में एक लाइन आपको बता रहा हूं। जब आदमी अनुभव में जीता है, जब आदमी जीवन जीता है, संघर्ष करता है, जेल काटता है, तब उसका सच से सामना होता है कि सच क्या है और दुनिया कितनी रंगीन है, अपना कौन है, पराया कौन है। शहादत से पहले भी 5 साल जेल काटी उधम सिंह जी ने, जब वो गदर पार्टी में थे। 5 साल उनको सजा हुई, 5 साल वो जेल में रहे, और शहीद आजम भगत सिंह के साथ पत्राचार करते थे जेल में, उनसे बात करते थे, अपने विषयों पर चर्चा करते थे। जब उनसे अंत में फांसी के समय कहा गया कि भाई आप कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे, आप विश्वास करेंगे उधम सिंह जी ने क्या कहा कि मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना, मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना, मैं इस मुल्क से प्यार करता हूं और हंसते हंसते इस मुल्क के लिए शहादत दे रहा हूं। आप ये सोचिए कि जिन्होंने शहादत की, क्या इस भारत का सपना देखा था जिसमें 5 साल काम करने वाला नेता अरबपति हो जाता है और वोट देने वाली जनता जो है वो आज भी रोटी के लिए मोहताज है। आदमी अपना पेट काट के, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, मेरी बात को जिम्मेदार जो साथी बैठे का जिसको अमल करना अपनी जिंदगी में। लोकतंत्र बना क्यों था, भारतीय संविधान बना क्यों था, संविधान की जरूरत क्या पड़ी? जैसे अंग्रेज चले गए तो जिनके हाथ में सत्ता थी वो लोग चलाते सरकार, चुनाव होते रहते, लेकिन चुनाव के लिए प्रक्रिया की जरूरत थी। और अंतिम व्यक्ति को, क्योंकि जब संविधान बना उससे पहले गैर बराबरी थी, और गैर बराबरी के कारण ही राम मोहम्मद सिंह आजाद अपना नाम उनको रखना पड़ा, क्योंकि देश में गैर बराबरी थी। और आज भी वो गैर बराबरी लगातार जारी है। उनको इसलिए अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रखना पड़ा क्योंकि उनको लगता था कि हम इकट्ठे होकर इनके खिलाफ लड़ना है, जो देश को बर्बाद, जो हमारे देश को गुलाम बनाने के राज कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र इसलिए बना कि जो अंतिम व्यक्ति रह गया, जब सरकार ट्रांसफर हुई, पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज हुई, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, चुनाव नहीं हुआ था, अंतरिम गवर्नमेंट आई, तो जो अमीर था वो अमीर ही रह गया, जो गरीब था वो गरीब ही रह गया। देश में संविधान तो आया लेकिन आर्थिक बंटवारा नहीं हुआ। जब तक आर्थिक बंटवारा नहीं होगा, एक बाप के 4 बेटे हैं, और अगर वो अपनी संपत्ति को चारों में बांट के नहीं देगा, एक को सारी दे देगा, 3 को कंगाल करके छोड़ देगा, तो क्या उनमें कभी भाईचारा बन पाएगा? नहीं। आप घर में रहते हैं ना, अपने घर के हिसाब से होते, हम 2 भाई हैं, गैर समझी। अगर बाबूजी बंटवारा करिए ना, सोच रहा मैं इनकी जमीन की तरफ देख रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं एक बस सिर्फ जनरली बात बता रहा हूं, वहां तो और भी है, मतलब मैं इधर हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मुझमें संदीप में बंटवारा करें अपनी उसका संपत्ति का, और ये संदीप को सब कुछ दे दे, तुझे कह दे कि अपने आप कमा, ये क्या न्याय हुआ? तो जिनके पास अमीरी थी वो अमीर रह गए, जिनके पास गरीबी थी वो गरीब रह गए। और आज भी लोग कहते हैं कि यार गरीब लोग ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
इतने लंबे समय का 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी जो थी उससे तो आजाद आता मानसिक रूप से नहीं हो पाए। आज भी अंग्रेजों पर कई मामलों पर डिपेंड है। आज कहते हैं कि गैर बराबरी क्यों नहीं दूर हुई, आज 70 साल का संविधान है। मैं ये कह रहा था आपसे कि वो गैर बराबरी तब दूर होगी जब इस देश में आर्थिक राष्ट्रीयकरण होगा। जो यहाँ पैसा है ना, आप वो एक देखो 10% पूंजी पे 90% लोग अपना जीवन जीते हैं और 90% पैसों पे 10% लोग राज कर रहे हैं। पूरे देश में महामारी आई, पूरे देश की आर्थिक इकोनॉमी जो है, जो लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वो डूब गई, -24 चली गई जीडीपी। और अडानी अंबानी की कहा गई वो तीसरे चौथे नंबर पर चले गए वर्ल्ड में। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही देश में दो लोग आगे पीछे कैसे भाग रहे हैं? भाग इसलिए रहे कि ये जो सरकार अभी बैठी है, ये पूंजीपतियों का भला करने के लिए देश के हर व्यक्ति को लेबर क्लास बना देना चाहती है। उनका सारा पैसा जो है वो उनके हाथ ट्रांसफर कर देना चाहती है। ऐसा उन्होंने जब उन्होंने बोला है, ये कौन सा कानून लाए थे उनके लिए? अरे व्यापारियों के लिए। ये कितनी बताया क्या लाए थे व्यापारियों के लिए? जीएसटी लाके छोटा व्यापार खत्म हुआ नहीं हुआ? क्यों खत्म हुआ? क्योंकि अगर छोटा व्यापार खत्म होगा तो तभी तो बड़े लोगों का काम चलेगा। समझ रहे हो? अगर डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाएगा तो होलसेलर कहाँ जाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने जो है बना दिया, होलसेलर का काम छीन लिया है। इसलिए मैं बात आपसे बता रहा था कि देश में आर्थिक जो है राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, इसलिए गैर बराबरी आज निरूपित हुई। ये गैर बराबरी दूर करने के लिए लोकतंत्र बना कि अंतिम व्यक्ति को कैसे उसके हक अधिकार दिए जाए। अब गौर करना कि लोकतंत्र में गारंटी है। कभी भाई समाज में गारंटी देते हो ना, 1 साल की गारंटी है, ये खराब हो जाएगा तो वापस कर देंगे। गारंटी जो है ना लोकतंत्र में 7 चीजों की। इस देश में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को मकान, उसकी रोटी, उसका इलाज, उसकी पढ़ाई, उसकी सुरक्षा, उसको रोजगार, ये सब चीजें जो है उसको पहनने के लिए कपड़ा ये सरकार देगी। समझेगा? जिनको लोकतंत्र में से लगता है वोट दे देने में वो कुछ नहीं करना है। आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार सरकार की गारंटी देती है कि सरकार इन स्तर पे काम करेंगे, हर व्यक्ति को देगी। लेकिन आज अगर हमें सरकार से कुछ भी चाहिए तो सरकार के लोग कहते हैं वोट दी थी। वोट सरकार किसी की बने, लोकतंत्र में पार्टियां बनी है, सरकार किसी की बने, लेकिन जिसकी बनेगी उसको 7 चीजें देश के प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होता। इसलिए नहीं होता, अगर ये हो जाएगा सब लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो फिर पैसे में, दारू पे, कपड़ों पे, मिठाई पे वोट कौन किसी को देगा? और जब इन पे वोट नहीं देगा तो काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा। और जब काम करने वाले लोग जाएंगे, जिनको परिवर्तन चाहिए, जिन्होंने समस्याएं देखी है, वही तो लोग सुधार कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने समस्याएं देखी वो सुधार कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र इसलिए बना था कि अंतिम व्यक्ति को भी उसके अधिकार मिल जाए और इस देश में एक बार बराबरी आ जाए। लेकिन आज तक तो नहीं आई, क्योंकि गोरे में चले गए, काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ गई और काले अंग्रेज अपने हिसाब से चला रहे। जो भी कुर्सी में बैठता है ना, जब तक नहीं बैठता तब तक वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। जैसे मोदी जी कह रहे थे कि किसानों की आय जो है वो 2 गुनी कर दो। पूरी बात आपसे बताना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मोस्टली लोग जो है हमारे बैकवर्ड के लोग करते हैं, खेती करते हैं नहीं करते हैं? दलितों में तो जमीन ही नहीं है, थोड़ी बहुत जगह पट्टे वट्टे की मिली है तो उससे अपना पता नहीं किस तरह वो चला रहा है। उस जमीन से नहीं, उसको खेती नहीं कहते जाता, उसको कहते हैं किसी तरह से अपने घर की के लिए गेहूं वो करना। खेती का काम हमारे कामों समाज के लोग खूब करते हैं, या नहीं करते? तभी तो किसान आंदोलन में कहेंगे लोग, या हमारे यहाँ सैनिक समाज के लोग ज्यादा करते हैं या और लोग ज्यादा करते हैं। वो जो खेती आज जो कानून बनाए हैं, ये जो सरकार से तो बहुत विदेशी माना जा रहा था, उन्होंने कानून क्या वो किसानों के हिसाब से बनाए? वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के हिसाब से बनाए, क्योंकि उन्हें किसानों से मतलब ही नहीं है। किसान सड़क पे है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सारे आंदोलन में रहता हूं लगातार। जो टेम्परेचर अभी है माइनस के सब करीब चला था रात में, इस टेम्परेचर में आप कभी घर के बाहर छत पे सोए? कभी क्यों नहीं सोए? लेकिन हमें लगता है बीमार हो जाएंगे, लेकिन वो लोग सो रहे थे अपना घर छोड़ के। जस्ट लाइक जेल,
वो जेल ही है जहां वो भी रह रहे। टेंटों में नहीं रुकती सर्दी। यहाँ 2-2 कंबल जैसे सर्दी पड़ जाएगी ना, 2-2 कंबल चाहिए। क्यों रंगे चाहिए? नहीं चाहिए। जेल में 3 चाहिए होते थे, यहाँ तो 2 ही चाहिए। तो वहां वो लोग रह रहे हैं, बहनें हमारे रह रही, माताएं रह रही हैं, और वो कोई देश के बाहर के लोग नहीं है, यहीं के लोग। और पुलिस उनके साथ क्या करती है? सरकार के साथ उनको लाठी मारती है, उनपे ठंड में आंसू गैस के गोले छोड़ती है, पानी की बौछारें करती है, कटीले तार लगा देती है। कोई वो टेररिस्ट है? अरे आप मोदी जी चीन को तो नहीं रोक पा रहे। ये कड़वे शब्दों में कहनी पड़ती है, 350 किलोमीटर अंदर आ गया चीन। जो लोग पढ़ते हो ना वो चेक करवा लें और पता करवा लें, 350 किलोमीटर अंदर आ गया चीन। 350 किलोमीटर जमीन हमारी छीन ली चीन ने। यहाँ अगर हमारी एक गज जमीन कोई दबा ले तो झगड़े हो जाते हैं, थानों में मुकदमे हो जाते हैं, लग लग जाता है और तमाम तरह की मुसीबत हो जाए। वो ये धरती हमारी माँ है। किसान भी अपनी धरती को अपनी माँ समझते हैं, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि दिन से ही होगा कि अंत तक किसान जो है उसकी जमीन जो है सरकार या ये जो पूंजीपति है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले वो कब्जा लेते हैं और वो अपनी जमीन से प्यार करता, छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मजबूरी में हम लोग आंदोलन तब करते हैं, मानने के लोग पूरी ईमानदारी बताओ, खुशी से करते हैं या जब ये उम्मीद हो जाती है कि न्याय नहीं मिलेगा? जब न्याय नहीं मिलेगा, उम्मीद हो जाए कि न्याय नहीं मिलेगा तो वो लोग किसान क्यों गए वहां दिल्ली? क्योंकि 2.5 महीने से बैठे थे अपने अपने गांव में, सरकार ने सुना ही नहीं। तो बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, इसलिए वो लोग गए। और आज जब मैं उनके पास जाता 40 लोग शहीद हो गए। ये जो नौजवान बैठे हैं, जिस घर से बच्चा शहीद हो जाता है ना, या जिस घर के बच्चे की अगर हमारे घर में दुख हो जाए, बुजुर्ग भी चला जाए तो हम रोते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं। 40 लोगों ने जो इस देश के यहाँ अंदाता है, देश की रीढ़ है, जान चली गई। मोदी जी पे या इस सरकार पे जरा सा फर्क नहीं पड़ा, जरा सा फर्क नहीं पड़ा। एक ट्वीट नहीं किया किसी ने कि यार किसान को ये समझाना चाहिए कि हमसे बात करनी चाहिए। हाँ, उनको जरूर ये कहना है कि ये नक्सली है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गए हैं, ये है, ये वो है, इनको पैसा बाहर से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने मेहनत करके अपने दम पे अपना कपड़ा बनाया है तो उसके लिए मेहनत करना जो क्या अपराध है? जो आप कह रहे हैं कि जींस नहीं पहन सकता किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता, किसान तो सब कुछ बोल सकता। जो इस देश को हम खिलाता है वो सारे काम कर सकता है। तो जयंती है, लेकिन हमें यहाँ से सीख लेके जानी है कि कैसा भारत जो है हमारे लोग चाहते थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे संत शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी हो, या बाबा साहब अम्बेडकर हो, या और तमाम महापुरुष हो, वो कैसा भारत चाहते थे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो या वीर अब्दुल हमीद हो, कैसा भारत चाहते थे? वो ऐसा भारत चाहते थे जो उनके भाषण में भी है। या आप कह रहे हैं कि वो नहीं दिखाया गया कि वहां क्या क्या लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ की सरकार चाहती नहीं है। अगर आप शहीदों के लेटर पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर जिस दिन आपको वो विरासत मिलेगी जो शहीद अपने अंतिम समय में लिखे गए जेलों में से, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको देश के इतिहास का सही पता लगेगा कि देश में असली नुकसान कौन कर रहा है, असली इस देश का फायदा कौन कर सकता है। वो जो लेटर है वो आपके किसकी सरकार ने नहीं मांगे। अगर आपका कोई सामान की कीमत छूट जाए उसको लेते हो नहीं लेते हो? लेते हो नहीं लेते हो? लेकिन हमारे महापुरुषों का बलिदान देने वालों का इतिहास वहां है, उसको क्यों नहीं मंगा रही सरकार? इसलिए नहीं मंगा रही। मंगाएगी और जनता उसको पढ़ेगी ना तो जनता को पता लगेगा कि जो लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से आजादी है, चरखा चलाने से आजादी नहीं आएगी। इस देश में लोगों ने कुर्बानियां दी थी, उनको गोलियों से जो है भून दिया गया था, उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया था, तब इस देश में आजादी आई थी। और कोई ऐसे जाति धर्म का व्यक्ति नहीं जिसने बलिदान नहीं दिया हो। तो इस देश में लड़ाई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है सर। ये तो वहां जाके पता लगता है जब लोगों को देखते टीवी पे डिबेट में कुछ और बोलता है, अब बाहर आके मेरे लगा बोलता है ये तो मेरा काम है। अरे अपने काम के लिए देश का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो? उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमने शहादतें देखी है अपने लोगों की आंदोलन में। और मैं चाहता हूँ किसी घर से किसी कोई भी व्यक्ति शहीद ना हो, अब किसी की जान ना जाए, इसलिए हम लोग किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। और आज इस जयंती समारोह पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि पूरी ईमानदारी से, उन्होंने 21 साल बाद उनको सफलता मिली, मैं प्रयास करूंगा उनका खून होने के नाते कि हम 10 साल में कुटुंबपुर के लोगों का, कुटुंबपुर के लोग ज्यादा है यहाँ आसपास के सहारनपुर के, आपको तो गर्व करवाएंगे, लेकिन दुनिया में भी सहारनपुर का नहीं और ईमानदारी का डंका जो पूरी दुनिया में बजवाने का काम करेंगे और अपने देश को
एक मजबूत देश, ऐसा देश जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो बनाने का काम करेंगे। और ये जो झूठे बकरार धर्म में बांटने वाले, जाति में बांटने वाले, मजहब में बांटने वाले लोग हैं, इनको बांध देंगे। जातीय जो लोग यहाँ बैठे ना, जातीय अगर आपको बनाने का मौका मिलता तो आप बना देते हैं। आपको मौका कहाँ मिला जाता है बनाने का? देखो उनके हाथ में कलम से इन्होंने बनाई। अगर आपने बनाई होती तो आप अपनी जाति के ऊपर बना लेते, बागों के नीचे कर देते। अगर आपको ये बताने का मौका मिले कि मुझसे और चार में अच्छा कौन है, तो आप कम से कम दूसरे के तो कहोगे मैं बहुत अच्छा हूं। तो जिनको बनाने का मौका मिला था उन्होंने जातियां बनाई। जातियों से किसी का फायदा नहीं हुआ। जातियों से फायदा उनका हुआ जो जाति की वजह से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, और जाति की वजह से किसी को नीच कहते हैं। तो जातियां सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए बनाई गई है। हमें जाति को खत्म करना है और भाईचारा पैदा करना है। जातियां इंसानों में होती नहीं है। अगर प्रूफ ये है, कोई एक आदमी जो यहां बैठे हो, कोई बच्चा नवजात पैदा हो, उसे किसी के भी घर में आप ट्रांसफर कर दो, और फिर 10 साल बाद उसको कैसे बताओगे कि आपकी जाति क्या? बताइए। जिस घर में पैदा हो गया उसी से जाति का आकलन करते हैं कि भाई ये घर में पैदा, इसका बाप क्या था, इसका दादा क्या था, तो इस जाति का है। अगर मैं किसी के दलित के बच्चे को उठा के किसी बनिए के घर में रख दूं और वो बनिए के घर में परमिट ले, तो उसे आप क्या कहेंगे सर? समझ रहे हैं ना? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जातियां आपने नहीं बनाई। जातियां देश में कुछ लोगों ने जाति की वजह से अपना फायदा करने के लिए बनाई है। हमें जातियां जो है, जातियों पे काम नहीं करना, जाति तोड़ के भाईचारा स्थापित करना है। और यहाँ क्योंकि मैंने कहा जातियां तो जानवरों में होती है, या अगर इंसानों में है तो दो जातियां हैं, एक महिला एक पुरुष, जो पहचान आती है। समझ रहे हैं? अब तीसरी में भी वो हुआ जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, उसको भी अधिकार मिला। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जातियां जानवरों में होती है, जानवरों की पहचान की मोहताज होती है। हमें बताना पड़ता है कि ये कुत्ते की नस्ल है, बिल्ली की नस्ल है, घोड़ा है, ये गधा है, ये भैंस है, ये बकरी है। जातियां और वो नस्लें उनमें होती है, इंसानों में जाति नहीं होती। इंसानों में भाईचारा होता है। मैं इस भाईचारे को बढ़ाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा कि आने वाले कल में आपको गौरवान्वित होने का मौका दें, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। आज की जयंती पे हम ये संकल्प लेते हैं पूरी ईमानदारी से कि जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं, अपना पेट काट करके उनके अधिकार दिलाने के लिए अगर हमें बलिदान भी देना पड़ा तो हम तो बलिदान हो जाएंगे। इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, अपने देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। राष्ट्रवाद और देश के नारे लगाने से सिर्फ देश जिंदाबाद नहीं होता है। जिंदाबाद होगा सोच से कि आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं, आप महसूस करके देखो, पेट्रोल के दाम, बाबा रामदेव क्या कहते थे, पेट्रोल के दाम 30 रुपए हो जाएंगे, हुए 30 रुपए। यही सरकार आ गई। पहले कह रहे थे 1 साल तो दे दो, दे दिया, हुए तो भी 30 रुपए। पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पास जा रहे हैं, जबकि कच्चे तेल के रेट जो है ना, पढ़े लिखे लोग जान लो, पता कर लेना कि वहां फट रहे हैं, तब यहाँ 100 रुपए करीब जा रहा है। अभी लोगों ने कहा फ्री सिलेंडर देंगे, अब सिलेंडर कितने का हो रहा है? 700 रुपए का, 700 का हो गया जी, 710 जी। 100 रुपए बढ़ाए अभी पिछले महीने, 15 दिन के अंदर 100 रुपए बढ़ाए। किसी ने चर्चा की? किसी ने कहा कि 100 रुपए कहां से काटने पड़ेंगे? जिनकी 2000 रुपए 4000 रुपए तनख्वाह है भाई, वो 100 रुपए क्या कटेंगे? उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके यहाँ रोजगार है, पर्सनल क्या काम करते हैं, 4000 5000 रुपए महीना, अगर उनके 100 रुपए अलग कटेंगे, या तेल ज्यादा हो जाएगा, या फीस उनको जो है, कोरोना काल में क्या आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। अगर फीस के पैसे मांग रहे हैं स्कूल वाले, कहां से दोगे? ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन नहीं होने दी गई। अगर सरकारी में अच्छी पढ़ाई हो तो प्राइवेट स्कूल कैसे चलेगा? और प्राइवेट स्कूल आपका नहीं है, प्राइवेट स्कूल पैसे वाले लोग का, जब पैसे वाले को प्राइवेट स्कूल चलाना है तो सरकारी स्कूल को ठप करना पड़ेगा ना। अगर प्रधानमंत्री को अम्बानी का जियो चलाना है तो BSNL खत्म करना पड़ेगा ना। BSNL ठप होगा तभी तो होगा। अगर अंबानी की रेल चलानी है, अडानी का एयरपोर्ट चलाना है, तो भारतीय रेल को तो बंद करना पड़ेगा ना। रेल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने हमेशा फायदा दिया, कभी रेल की वजह से नुकसान नहीं हुआ, और गरीब आदमी भी है उसमें सफर कर लेता, रॉबिंग नहीं। लेकिन रेल इन्होंने बंद कर रखी है क्योंकि रेल ये बेच रहे हैं, टाटा को भी, अंबानी को भी थोड़ी थोड़ी रेल, थोड़ी थोड़ी सब ले लो, सरकार की प्रक्रिया है, और रेल तुम्हारी खूब चलाओ, पैसा हमें देते रहो, बाकी अपने देश को देश बिगड़े, कमजोर हो जाए, टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नारों से देश मजबूत नहीं होगा, देश के लिए कुछ करने से देश मजबूत होगा। जब कोई घटना हो जाएगी रिलीफ फंड भेजने से नहीं होगा, वो घटना ना हो
उससे देश मजबूत होगा। इसलिए हमें अपने देश पे काम करना है और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं यहाँ आने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के गौरव को कभी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। और जो बाबू मुझसे कह रहे थे कि 80% लोगों की लड़ाई, इस देश के हर गरीब शोषित वंचित समाज के व्यक्ति की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जो संविधान में अधिकार हमको मिले हैं वो दिला करेंगे। हर गरीब आदमी का एक सपना होता है। मेरी माँ का सपना ये बैठी हुई देखो, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पूरी ईमानदार से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि देखो भाई, तेरे मामा को जो है तेरी बहन ने फ्लाइट में घुमा दिया, उसने जहाज में। तो मुझे इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि उनका सपना है कि मैं भी कभी जहाज में बैठा। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, जंगल की बात बता रहा हूँ। हर गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरे पास गाड़ी चाहता ही नहीं चाहता, बताओ जो लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा है